फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो में हम जो है उत्तराखंड बोर्ड में आए हुए मैथमेटिक्स का जो 2020 का पेपर है उसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया था हमने लास्ट वीडियो में। और उस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक का सॉल्यूशन देख लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करके जो 4 नंबर के क्वेश्चन आ रखे हैं उन सभी का हल जो है इस वीडियो में देखेंगे हम लोग। आप लोग, मैं जैसे कि आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया है कि लगातार वीडियो देखें और अपनी स्टडी को एकदम फाइनल तरीके से तैयार करें ताकि अपनी स्टडी करने के बाद आप अपने जो आगामी एग्ज़ाम है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर ये जो है दिया गया है, इसमें एक फंक्शन दिया गया है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर। स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। कहने का मकसद ये है कि जो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है वो ये शो करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर जो ये फंक्शन है ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। आप लोगों को 1 1 और ऑन टू की परिभाषा अगर अच्छे से आती हो तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली तरीके से कर देते हैं। अभी तक मेरा जहाँ तक का एक्सपीरियंस है, मैं देखता हूँ ज़्यादातर बच्चे जो है इस वाले चैप्टर में, यानी जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन वाला, इसमें थोड़ा असहज महसूस करते हैं, जबकि ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसान है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है जिसकी वजह से बच्चे डरते रहते हैं कि इसमें हम कैसे करें क्या ना करें। तो और वैसे भी ये फंक्शन आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम देंगे, इसके बाद मान लिया जेईई दे रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड मिल ही जाते हैं। तो इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। मैं यहाँ पर आप लोगों की कोशिश करूँगा थोड़ी सी कॉन्सेप्ट देने की यहाँ पे। हालांकि जब डिटेल वीडियो बनेगी चैप्टर वाइज तब ज़्यादा अच्छा हम समझा पाएंगे, लेकिन चूँकि टाइम कम है, यहाँ पर पेपर सॉल्व करना है, तो इसमें हम थोड़ा शॉर्ट तरीके से ही आपको बताएंगे। फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जो ज़रूरी परिभाषाएं हैं वो आपको बता देता हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो है हमारी वीडियो को हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और दूसरों से शेयर करें और कमेंट भी लिखें। कमेंट लिखने से हमें बहुत हौसला मिलेगा आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कैसी नहीं है। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले 1 1 और ऑन टू की डेफिनेशन बता दूं कि 1 1 फंक्शन होता क्या है। देखो, कोई फंक्शन 1 1 कब होता है? 1 1 मतलब हिंदी में एक एक ही होता है। एक एक ही कब होगा कोई फंक्शन? तो एक एक ही होने की कंडीशन ये होती है, देखो मान लिया कोई फंक्शन है एफ सच दैट ए टू बी, ए से बी पर डिफाइन किया गया है। तो ये एफ जो है एक एक ही कब होगा? अगर हमने 2 एलिमेंट ले लिए, मान लिया x1 और x2, ए के 2 एलिमेंट है, इसके डोमेन के कोई एलिमेंट है और वो इस प्रकार से है, ऐसे है, मान लिया fx1 इज इक्वल टू fx2। तो अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है, हमने मान लिया इस तरह से लिया, तो अगर ये हमें इस तरह से वैल्यू देता है, यानी इनकी एफ इमेज इक्वल थी और इनके एलिमेंट भी इक्वल आ गए हैं, तो ये कंडीशन एक एक ही कहलाती है, यानी 1 1 हो जाती है। इस कंडीशन में फलन क्या हो जाता है? 1 1। या फिर ये है, मान लिया 2 x1 x2 इस तरह से है, x1 x2 ए के अंदर 2 एलिमेंट है, बिलोंग करते हैं ए से, और ये ऐसे है कि इनकी जो एफ इमेज है fx1 बराबर नहीं है fx2 के। तो इस कंडीशन में x1 भी बराबर नहीं होना चाहिए x2 के। तो अगर ये या ये कंडीशन आ रही है तो समझ लीजिए फंक्शन क्या है? एक एक ही है। और अगर इनमें से ये कंडीशन नहीं बन रही है, मान लिया इस तरह की प्रॉब्लम या इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने बन रही है कि fx1 इज इक्वल टू fx2 तो है, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में फंक्शन 1 1 नहीं होता। इस कंडीशन में फंक्शन 1 1 नहीं होता। तो ये 1 1 की कंडीशन है। दूसरी बात है इसके बाद फिर ऑन टू की। देखिए ऑन टू फंक्शन क्या होता है?
ऑन टू फंक्शन वो होता है, मान लिया हमारे पास जैसे अभी मैंने बताया कि एफ सच दैट ए टू बी, दो फंक्शन है कोई, और ये हमारे पास ए है और ये यहाँ पर बी है, तो ये फंक्शन ऑन टू कहलाता है। देखो मान लिया इसके एलिमेंट है ए बी सी और इसमें कोई एलिमेंट है एक्स वाई जेड, और ये मैप हो रहे हैं एक दूसरे पे ऐसे। मान लिया ए एक्स पे मैप हो रहा है और बी भी एक्स पे मैप हो रहा है और सी वाई पे मैप हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो मैपिंग वाले एलिमेंट हैं ये इमेज कहलाती है, यानी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, एक्स है, यानी ए की इमेज एफ इमेज क्या है, एक्स, और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू वाई है, यानी बी की इमेज क्या है, वाई, सॉरी बी भी एक्स पे ही हो रहा है, और एफ ऑफ सी जो है वो वाई पे, ये एक्स है यहाँ पर। तो इस तरह से ये इमेज कहलाती हैं। और ये जो ए बी सी है ये प्री इमेज कहलाती है, प्री इमेज ए बी सी, ये प्री इमेज कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स वाई जेड में दो एलिमेंट्स की तो प्री इमेज है, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है यहाँ पर जेड जिसकी कोई प्री इमेज सेट ए में मौजूद नहीं है। तो ये फंक्शन जो है ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। अगर इस तरह की कंडीशन हो जाए कि किसी कोडोमेन का कोई एलिमेंट, यानी जो फंक्शन जिससे हमें परिभाषित किया गया है, अगर उसके कोडोमेन का कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसका डोमेन में कोई प्री इमेज ना हो, तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। अगर इसका भी प्री इमेज हो जाए तो वो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। यानी ऐसे मान लिया ए, ऐसे देख लो ए बी सी और ये है एक्स वाई जेड, और ये सब ऐसे ऐसे ऐसे। इसके अलावा एक दूसरी बात मैं आपको डोमेन और कोडोमेन के संबंध में बताना चाहता हूँ। हम जानते हैं यहाँ पर डोमेन जो है वो कितना है, ए है, और कोडोमेन कितना है, यानी कोडोमेन कितने का मतलब कौन है, बी। तो बी के जो एलिमेंट है वो क्या है, बी के एलिमेंट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड। लेकिन देखो जिन जिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जिन जिन एलिमेंट्स की प्री इमेज होती है वो एलिमेंट उसकी रेंज कहलाती है। तो यहाँ पर x और y के ही प्री इमेज है हमारे पास, तो ये इसकी रेंज कहलाएगी। तो आप देखिएगा ये कोडोमेन है और ये रेंज है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो रेंज है वो कोडोमेन से अलग आ रही है, यानी कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। तो जब ये कंडीशन आ जाती है कोडोमेन रेंज के इक्वल ना हो तो तब फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू। एक डेफिनेशन ऊपर बताई मैंने, एक ये होती है। तो हम इस डेफिनेशन का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर कहीं पर ऐसी बात आ जाए कि रेंज इज इक्वल टू हो जाए कोडोमेन, जो कोडोमेन है वही पूरी की पूरी रेंज है, तो फिर फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। तो यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डोमेन और कोडोमेन के अकॉर्डिंग हम फंक्शन को किस तरह से वन वन और ऑन टू प्रूफ करते हैं। देखो हम क्वेश्चन नंबर 14 अब शुरू करते हैं। जो ज़रूरी परिभाषाएं थी वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपके पास एफ सच दैट आर टू आर, और एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर दिखाना है। वन वन के लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहली कंडीशन है या पहला जो काम है वो ये करते हैं, वन वन है कि नहीं। मान लो हमारे पास दो एलिमेंट है x1 x2 बिलोंग्स टू r, इस प्रकार से है सच दैट इस प्रकार है कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2). यहाँ पर f(x1) जो है वो किसकी वैल्यू है, देखो f(x1) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x1, क्योंकि परिभाषित ही ऐसे किया गया फंक्शन को, साइन x1 और यहाँ पर साइन x2। इसके बाद आप देखते हैं
जो x1 है वो किसके इक्वल होगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू x2। आप लोगों ने 11th क्लास के मैथमेटिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने पर ये सीख लिया होगा कि जब इस तरह से कोई इक्वेशन होती है तो किस तरह से मान निकालते हैं। तो x1 देखो यहाँ पर इससे क्या साबित होता है, x1 जो है वो x2 के बराबर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, जबकि इनकी एफ इमेज क्या थी, वो इक्वल थी। तो कंडीशन जो है वो एक की नहीं आ रही है, यानी जब एफ इमेज इक्वल है तो इनके एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो फंक्शन f है वो 1 1 नहीं है, f इज नॉट 1 1। तो पहली कंडीशन, पहली बात प्रूफ हो गई कि f 1 1 नहीं है। अब दूसरी बात देखते हैं ऑन टू के लिए। देखो ऑन टू के लिए हम देखते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। ऑन टू के लिए देखो जिसका कोडोमेन है वो क्या है, यहाँ पर कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल टू क्या है, r है। और रेंज कितनी है यहाँ पर, रेंज ऑफ f, देखो हमें पता है साइन x की जो रेंज होती है, आप कुछ भी वैल्यू डाल दो x की, वो हमेशा -1 से 1 के बीच ही जाती है। तो हम देख रहे हैं r तो रियल नंबर का सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो रियल नंबर में तो बहुत सारे, जबकि -1 और 1 क्या है, एक छोटा सा इंटरवल है। तो r यानी रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। जब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है तो फंक्शन ऑन टू f इज नॉट ऑन टू, यानी f ऑन टू अर्थात आच्छादक नहीं है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा वाला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको पूरा अच्छे से सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को ताकि बढ़िया समझ में आ जाए आपको। यहाँ पर ये दिया गया है बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है स्टार, और डिफाइन ऐसे किया गया है a स्टार b इज इक्वल टू ab/2 किसके लिए, ए क्यू प्लस है। क्यू प्लस का मतलब रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर के समुच्चय में। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, देखो हमें निकालना है आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इन्वर्स ऑफ ए। इन्वर्स निकालना है और आइडेंटिटी निकालना है। तो इन्वर्स और आइडेंटिटी से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात समझा दूँ। देखो इन्वर्स और आइडेंटिटी होती क्या है। देखो हमारे पास मैथमेटिक्स के 4 ऑपरेशन आपने पढ़े हैं अभी तक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। ये 4 ऑपरेशन क्या होते हैं आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे। मैं अगर यहाँ पर प्लस की बात करूँ, देखो प्लस के ऑपरेशन, अंडर ऑपरेशन प्लस के अंडर में अगर बात करें हम, तो हम क्या करते हैं, देखो मान लिया 2 में 0 ऐड कर दें तो हमें 2 ही मिलता है, या 0 + 2 कर दे तो 2 ही मिलता है। यानी 0 इसके लिए एक ऐसा एलिमेंट है, अगर हम इसके साथ ऑपरेट कर रहे हैं प्लस के अंडर में, तो वो एलिमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है या नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह के नंबर, जैसे यहाँ पर हमने ऑपरेशन लगाया प्लस वाला और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो 0 जो है इसके लिए वो आइडेंटिटी है। 0 क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी किसकी, प्लस की, यानी ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो आइडेंटिटी आप समझ गए होंगे। आइडेंटिटी जैसे अब मैं अगर इस मतलब किसी ऑपरेशन की बात करूँ, मान लिया ए स्टार ई, आइडेंटिटी को ई से लिखते हैं तो ए ही आना चाहिए हमारे पास। 12th में हम देखते हैं कि आइडेंटिटी को ई से बताया गया है। तो देखो आइडेंटिटी ज्ञात करने के लिए हम क्या, आइडेंटिटी ज्ञात करने के लिए हम डिफाइन कर दिया था हमको कि ए स्टार बी बराबर ab/2। तो यहाँ पर फर्स्ट है
आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के लिए हम ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पर ए स्टार बी जो है वो कैसे डिफाइन किया गया है, ए बी बाई टू। तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे ए ई बाई टू इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल करेंगे तो ए बाई टू इज इक्वल टू 1 और ए इज इक्वल टू 2। तो ये इसकी आइडेंटिटी आ गई है। अब हम निकालते हैं इसका इन्वर्स। इन्वर्स एलिमेंट देखिएगा, इन्वर्स निकालने के लिए देखो, मैं अभी आपको जैसे एग्जांपल बताया था मैंने कि 2 + 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 ही होता है। तो ये तो इसकी आइडेंटिटी हो गई। अब हम इसकी इन्वर्स निकालने के लिए देखो, जब किसी चीज़ का इन्वर्स ऑपरेट करते हैं, मान लिया x है इसका इन्वर्स, तो वो 0 देता है, आइडेंटिटी देता है। तो यहाँ पर 2x की जो वैल्यू निकालेंगे तो -2। तो इससे पता चला कि 2 की जो इन्वर्स है वो क्या है, -2 प्लस के रेस्पेक्ट में अंडर प्लस यानी अंडर एडिशन, वो कितनी है इसका -2। तो इसी तरह इन्वर्स, यानी कहने का मकसद ये है कि जब हम किसी भी नंबर के साथ इन्वर्स को ऑपरेट करते हैं तो आइडेंटिटी प्राप्त होती है। तो इन्वर्स के लिए हम मान लेंगे, माना b जो है b a का इन्वर्स है। तो इन्वर्स है तो देखो आप लोग कैसे लिखेंगे, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमें प्राप्त, ई होना चाहिए। और ए स्टार बी क्या है, ए बी बाई टू इज इक्वल टू ई। और ए बी बाई टू, ए बी बाई टू इज इक्वल टू ई की वैल्यू हमने फाइंड की अभी 2 है। यहाँ देख लीजिएगा आप बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/a। तो इसका इन्वर्स जो है वो क्या आ गया, 4/a। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए यहाँ पर प्रूफ करना है tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी। tan इनवर्स c माइनस ए अपॉन 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसकी LHS हमने लिख ली है। और LHS लिखने के बाद हम देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला एक होता है हमारे पास, वो क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, फिर ये है tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, और ये tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a। तो यहाँ देखते हैं tan इनवर्स a से tan इनवर्स a कैंसिल, tan इनवर्स b से tan इनवर्स b कैंसिल, tan इनवर्स c से tan इनवर्स c कैंसिल, और ये 0 आ गया। और यही हमें प्रूफ करना था। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि बिंदुओं 1, 3 और 2, 5 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालिए, ज्ञात कीजिए। तो समीकरण निकालने के लिए हम सारणिक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसने कहा है कि सारणिक का प्रयोग करके। देखो सारणिक का प्रयोग करके हम जो है किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का जो समीकरण है वो ऐसे निकालते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 1 1 1, और फिर लिखते हैं ये पॉइंट, यानी x1 y1 x2 y2 और xy। तो x1 कितना है, x1 है 1, और y1 कितना है 3, x2 कितना है 2, y2 कितना है 5, और यहाँ पर xy, और इसके बराबर रख देते हैं हम 0। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सारणिक को कैसे एक्सटेंड करते हैं, देखिए ये हो जाएगा 2y माइनस का 5x माइनस 1, और ये y माइनस का 3x, फिर प्लस का 1 इंटू 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये 2y माइनस का 5x माइनस y प्लस का 3x, और ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो 2y में से y सब्ट्रैक्ट कर दो तो y,
और ये माइनस का 2x और -1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसको सही कर लो थोड़ा सा और माइनस से मल्टीप्लाई करके 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने समीकरण प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो यहाँ पर ये प्रूफ करना है, एक सारणिक एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और इसके इक्वल a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये प्रूफ करना है हमको। तो हमने इसकी LHS पार्ट लिख लिया और RHS इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको जो है इस वाले C1 को रिप्लेस कर देंगे, C2 को रिप्लेस कर देंगे। देखो कैसे, C1 को रिप्लेस करेंगे C1 माइनस C2 तो 0, यहाँ क्या बचता है a माइनस बी और a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ फिर 0 b माइनस सी, यहाँ बचता है b क्यूब माइनस सी क्यूब और यहाँ 1 c और c क्यूब। हमने जो भी ऑपरेशन किया है, जो भी काम किया है वो लिख देंगे। C1 को हमने रिप्लेस कर दिया है C1 माइनस C2 से और C2 को रिप्लेस किया हुआ है C2 माइनस C3 से। अब आगे देखिएगा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और यहाँ पर बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और इसको एज इट इज रखा। इसके बाद देखिए आप कैसे करेंगे इसको हम। इससे देखो हम पहले वाले कॉलम से यानी C1 से a माइनस बी कॉमन निकाल सकते हैं और दूसरे वाले कॉलम से b माइनस सी कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो जो हमें चाहिए वो धीरे धीरे हमारे पास तैयार होने लग गया है, वो वैल्यू हमें मिलने लग गई है। यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 बचता है और यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc और यहाँ 1, यहाँ c और ये c क्यूब। मैंने आप लोगों को बताया कि हमने यहाँ पर C1 और C2 से कॉमन निकाल लिया है। आगे देखिए कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर हमने एक्सटेंड कर दिया है सारणिक की वैल्यू, यानी खोल दी हमने यहाँ पर। तो ये a माइनस बी और ये b माइनस सी और इसको सॉल्व करेंगे b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पर आप देख रहे हैं b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये देखेंगे a माइनस बी, b माइनस सी और ये c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। आगे सॉल्व करेंगे a माइनस बी, b माइनस सी, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं c प्लस ए इंटू सी माइनस ए और इसमें से हम b कॉमन ले सकते हैं c माइनस ए। देखो यहाँ पर भी c माइनस ए कॉमन निकाल दो बाहर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए और यहाँ से क्या बचता है, देखो यहाँ से बचता है a c प्लस a प्लस b, या थोड़ा और सही करके लिख लो a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए और इंटू a प्लस बी प्लस सी। यही हमें प्रूफ करना था। तो RHS हमें प्राप्त हो चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में हमको क्या दिया है, x इज इक्वल टू ए कोस टी प्लस लॉग साइन टी बाई 2 और y इज इक्वल टू ए साइन टी और हमें ज्ञात क्या करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पर जो x जो है वो t के वेरिएबल में आ रहा है। x का जो फंक्शन है, x जो है, x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। तो हम पहले x का जो है t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसके बाद y का भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे और dy बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि x इज इक्वल टू ए कोस टी प्लस लॉग tan t बाई 2। तो अब यहाँ पर इसलिए dx अपॉन dt वो हो जाएगा a कोस टी का क्या होता है माइनस साइन टी, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कोस टी का माइनस साइन टी, लॉग tan t का क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan t बाई 2 और tan t बाई 2 का सेक स्क्वायर t बाई 2 और t बाई 2 का 1 बाई 2।
तो आगे हल करेंगे इसको, माइनस साइन टी प्लस, देखो इसको सही करके लिख लो, ये हो जाएगा कोस टी बाई टू साइन टी बाई टू, और सेक स्क्वायर टी बाई टू को 1/, कोस स्क्वायर टी बाई टू, और ये 1/2 ए माइनस साइन टी, कोस टी से कोस टी बाई टू कैंसिल, और ये कुल मिला के यहाँ पर आ गया 2 साइन टी बाई टू कोस टी बाई टू। यहाँ पर अब आप देखिएगा माइनस का साइन टी, 1/, साइन टी बाई टू कोस टी बाई टू, इसको करते हैं हम तो 2 साइन टी बाई टू कोस टी बाई टू साइन टी हो जाएगा यहाँ पर। और इसको फिर देखते हैं a इंटू एल्शियम लेते हैं, तो ये माइनस साइन स्क्वायर टी बाई टू हो जाएगा, या यूँ लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बाई टू नहीं सॉरी, और अपॉन में साइन टी। आगे देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ a इंटू कोस स्क्वायर टी बटा साइन टी, और a कोस यानी कोट टी इंटू कोस टी, ये हमारे पास dx/dt की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट इसको y को करते हैं t के रिस्पेक्ट। देखो जैसे कि हमारे पास dx/dt आ चुका है, अब हम dy/dt करेंगे। तो dy/dt कैसे निकालते हैं, t के रिस्पेक्ट में इसका हम, तो a कोस साइन टी का a कोस टी, उसके बाद हम dy/dx निकालेंगे। तो dy/dx इज इक्वल टू होता है dy/dt बटा dx/dt। तो dy/dt की वैल्यू कितनी है, a कोस टी, और dx/dt की वैल्यू a कोस टी इंटू कोट टी। तो यहाँ a कोस टी से a कोस टी कैंसिल, और ये बचता है 1/, कोट टी, और 1/, कोट टी किसके इक्वल हो जाता है, tan टी। तो यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू tan टी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में ये दिया गया है 1/x+2 इंटू x+3। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे जब इसको हम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने लिख दिया इसको, लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा काम करते हैं। इसको मान लेते हैं कि माना 1/x+2 और x+3 पार्शियल जो इक्वेशन होते हैं उनके रूप में लिख देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन सॉरी, ये प्लस b/x+3। इसको थोड़ा सा सही करके लिखेंगे, तो ये a इंटू x+3 प्लस b इंटू x+2, एल्शियम हमने यहाँ पर ले लिया है, और ये x+2 और यहाँ पर x+3 किसके इक्वल था, देखो दोनों के हर बराबर है तो अंश भी बराबर होनी चाहिए। तो a x+3 प्लस b इंटू x+2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब आप a की वैल्यू निकालेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट करार दे दीजिए आप, फर्स्ट इसका नाम रख दिया हमने। तो सबसे पहले देखिए x इज इक्वल टू -2 रखते हैं आप यहाँ पर, 2 रखने पर तो a -2 प्लस 3, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1। फिर x इज इक्वल टू कितना पुट करें, -3 पुट करेंगे तो ये a वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। तो b -3 प्लस 2 बराबर 1 और ये माइनस b इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -1। तो देखो a और b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इस a और b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं।
देखो यहाँ पर a और b की वैल्यू आ गई है, चूँकि a बराबर 1 b बराबर -1, अतः समीकरण 1 से समीकरण 1 में वैल्यू रख दी, ये हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं dx अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 और इज इक्वल टू dx अपॉन x प्लस 2 माइनस dx अपॉन x प्लस 3। इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कितना है, log x प्लस 2 और ये कितना है, माइनस log x प्लस 3 और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेंगे, log m माइनस log n है, log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो log x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 और यहाँ पर प्लस का c, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 को हम देखने के बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में i इक्वल टू मान लेते हैं। ये एक डेफिनेट इंडिकेशन है, लिमिट दी गई है π/6 से π/3 dx अपॉन 1 प्लस √10x। तो हम इसको थोड़ा सा सही करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल बना लेते हैं इसको हम π/6 टू π/3 और यहाँ पर dx अपॉन, देखो 10x को हम क्या ले सकते हैं, रूट ऑफ साइन x अपॉन रूट ऑफ कोस x। सही करके लिख दीजिएगा, एलशियम ले लीजिए, ये हो जाएगा रूट ऑफ कोस x अपॉन में रूट ऑफ कोस x प्लस रूट ऑफ साइन x और dx। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये क्या है, मान लिया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसमें जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल करेंगे। i इज इक्वल टू लिमिट π/6 से π/3 और ये आएगा रूट ऑफ कोस π/3 प्लस π/6 माइनस x। इसी तरह यहाँ पर कोस π/3 प्लस π/6 माइनस x और प्लस रूट ऑफ साइन π/3 प्लस π/6 माइनस x और ये dx। तो देखो π/3 प्लस π/6 क्या हो जाता है, π/2 हो जाता है। तो यहाँ हम आगे लिखेंगे जो हमारे पास आएगा लिमिट π/6 से π/3 और ये कोस π/2 माइनस x और नीचे रूट ऑफ कोस π/2 माइनस x और प्लस रूट ऑफ साइन π/2 माइनस x और ये dx। देखो अब यहाँ पर कोस π/2 माइनस x क्या हो जाएगा, कोस π/2 माइनस हो जाएगा साइन x और साइन π/2 माइनस x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस। देखो यहाँ पर अब ये आ गया हमारे पास i इज इक्वल टू π/6 से π/3 रूट ऑफ साइन x अपॉन रूट ऑफ साइन x प्लस रूट ऑफ कोस x। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे, फर्स्ट और सेकंड से। तो ये क्या होगा, 2i हो जाएगा ये, और 2i इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट रहेगी π/6 से π/3। और देखो इनके सेम है, हर तो जो है जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे सीधे। क्या आ जाएगा, रूट ऑफ कोस x प्लस रूट ऑफ साइन x और अपॉन में रूट ऑफ कोस x प्लस रूट ऑफ साइन x dx। तो यहाँ डिवाइड करेंगे इसको तो ये 1 आ जाएगा, π/6 से π/3 लिमिट रहेगी और dx का जो इंटीग्रेशन है वो x होता है और ये π/6 से π/3 और ये आ जाएगा π/3 माइनस π/6
और पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 क्या होता है, पाई बाई 6 ही होता है। और एक इसके इक्वल था 2i के, हमें i चाहिए था, तो i इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगी पाई बटा 12। तो देखो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें। देखो ये क्वेश्चन नंबर 19 का 8वां वाला क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको हम। i इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी यूज करते हैं, 0 टू पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और यहाँ पर 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, और ये डी एक्स। यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज की तो 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स ही रह जाता है, डी एक्स। तो ये आई की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर जोड़ देंगे, लिखेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड से, और ये क्या आएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, और यहाँ पर पाई माइनस एक्स और प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और ये डी एक्स। इस एक्स के एक्स कैंसिल हो गया, और ये 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। उसके बाद आप नेक्स्ट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर 2i इज इक्वल टू पाई और 0 टू पाई, देखो 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। उसके बाद पाई इंटू 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। थोड़ा सा और सही करेंगे, 0 टू पाई, अलग अलग कोस स्क्वायर को रख देंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स, और ये सेक एक्स टेन एक्स, और यहाँ पर डी एक्स। सॉल्व कर लीजिए, पाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स, और लिमिट लगेगी यहाँ पर 0 से पाई। देखो अब लिमिट यहाँ पर लगाते हैं, पाई इंटू टेन पाई माइनस सेक पाई, फिर माइनस टेन 0 और प्लस सेक 0। तो यहाँ पर पाई टेन 0 की वैल्यू 0 और सेक पाई की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और ये भी 0 और ये +1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 2i इज इक्वल टू है वो कितना आ गया, 2 पाई। तो i इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, i इज इक्वल टू यहाँ पर पाई आ गया। यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, a बराबर 2i माइनस जे प्लस के और b बराबर 3i प्लस 4j माइनस के, और कहा गया है कि इन पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। देखो हम लंब इकाई सदिश ज्ञात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम किसी भी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, a क्रॉस b, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये इन दोनों वेक्टरों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। तो a क्रॉस b निकाल लेंगे तो हमें c मिल जाएगा, मान लिया कोई नया परपेंडिकुलर वेक्टर। फिर उसका हम क्या कर देंगे, यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि माना ये जो है वो c के इक्वल है क्या, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b हम पता है कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेट की फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, और हल करते हैं इसको। तो देखिएगा i इंटू -1 -4 माइनस जे इंटू 2 इंटू -3 और प्लस k इंटू 6 प्लस 3, 6 नहीं 4, 8 आएगा, 8 प्लस 3। तो ये माइनस का 5i
और ये प्लस का जे और ये प्लस का 11k। ये हमारे पास सी आ गया है। अब सी कैप निकालना है, यानी इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सी कैप इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर सी अपॉन सी का मोड। तो ये -5i और प्लस का जे और प्लस का 11k अपॉन में रूट ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 11 का स्क्वायर। देखिएगा -5i प्लस जे प्लस 11k और नीचे 25 और प्लस 1 का वर्ग 1 ही और 11 का 121। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं, कहीं गलत थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है हमसे, उसको सही करते हैं। जो यहाँ पर कोफिशिएंट लिखना था वो -1 था। तो जब हम यहाँ पर i इंटू करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास जो आएगा -2 आएगा यहाँ। और यहाँ पर करेंगे तो ये +1 आएगा और ये कितना आ जाएगा 3 -3 और यहाँ पर +5 और ये -3 और +5, ये फिर -3 और 5। -3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 5 का 25 और ये। तो इसको जब हम जोड़ेंगे यहाँ पर भी 5, यहाँ पर -3, तो ये आ जाएगा -3i प्लस 5j और प्लस 11k और रूट ऑफ 155। तो लंब इकाई सदिश इस तरह से हम याद कर सकते हैं। थोड़ा ध्यानपूर्वक कीजिए आप भी कैलकुलेशन को। देखिए इस वीडियो में मैं यहाँ तक ही आपको सॉल्व करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम हल करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को वीडियो पसंद अगर आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को हमारे, और दूसरों तक शेयर करें। धन्यवाद।